गुड मॉर्निंग। इतिहास में आज हम पढ़ेंगे शहरी जीवन कैसा था, शहरों के लोगों का रहन सहन कैसा था, वो किस प्रकार के कार्य करते थे, उनका व्यवसाय क्या था, किस प्रकार की उनकी पद्धति थी, शासन का स्वरूप उन पर कैसा होता था। तो सामान्यतः हम बात करें उस विवरण से पता चलता है कि शहर में संभ्रांत लोग, संभ्रांत मतलब होता है पैसे वाले लोग रहते थे। गरीब लोग जो थे वो गांव में रहते थे या शहरों के बाहर कच्ची बस्तियां जैसे आज बनी हुई हैं उन कच्ची बस्तियों के रूप में रहते थे। भारत की बात कर लें हम और उधर मेसोपोटामिया की बात कर लें हम, दोनों में से जो ज़्यादा समृद्ध और ज़्यादा सुनियोजित तरीके से जो बसा हुआ शहर था वो तो था भारत की मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता, जो भी आप कहना चाहिए वो थी। अब हम बात करते हैं वहाँ की मेसोपोटामिया के नगर नियोजन की या वहाँ के नगरों की। तो देखो वहाँ की यदि बात करें हम तो धन दौलत ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे वर्ग में, जैसे आज भी होता है वैसा ही ये परंपरा सदैव से चली आ रही है। धन दौलत का जो बड़ा हिस्सा था समाज के छोटे वर्ग या संभ्रांत वर्ग के पास रहता था। जैसे हमने खुदाई के दौरान मिले अवशेष हैं, उन अवशेषों के आधार पर हम इस बात का आकलन करते हैं, इस बात की खोज करते हैं, इस बात का पता लगाते हैं। उससे जो हमने उत्खनन में मिले अवशेष हैं उससे ये पता चलता है कि उस दौरान जो राजा महाराजा थे, राजा रानियां थी, उनके पास बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, जैसे चांदी, जैसे लावार्ज, ये जो बहुत सारे ऐसे बहुरत्न मिले हैं। और ये बहुरत्न जो थे वो उनका जब दाह संस्कार किया जाता था, क्योंकि इनकी जो समाधियां हैं उन समाधियों को जब खुदाई की गई तो उनके पास ये बहुमूल्य धातुएं मिली। इसका मतलब ये था जबकि अन्य लोगों की समाधियों के पास ऐसा नहीं मिला, जैसे सोना है, चांदी है, लावार्ज है, रत्न है, हीरे है, मोती है, जड़ित, ये जो जितने भी थे तो राजा रानी या महारानियां जो थी उनका जब मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के साथ इनको दफना दिया जाता था। इनको भी लावर जो बहुमूल्य रत्न थे, बहुमूल्य धातुएं थी, इन सबको क्या कर दिया जाता था भाई, दफना दिया जाता था। ऐसी शासन व्यवस्था उस दौरान थी। यानी राजा जो था या राजा का जो अनुयायी जो थे, राजा के जो पास पड़ोसी थे, करीबी जो थे, वो तो क्या थे, समृद्धशाली थे, और बाकी जो लोग थे वो क्या थे, कम समृद्धशाली थे, या यूँ कह सकते हैं आम जीवन व्यतीत करते थे, जो कच्ची बस्तियों में रहते थे या गाँवों में निवास करते थे। ज़्यादातर लोग शहरों के आसपास ही रहते थे। कल के वीडियो में आप पढ़ रहे थे शहर जो थे या तो मंदिरों के आसपास बचे या किसके आसपास बचे, जहाँ व्यापारिक केंद्र ज़्यादा थे, या एक संभ्रांत शहर बसे हुए थे। संभ्रांत में कौन आते थे भाई, राजा आता था, इसके धर्म के जो अनुयायी जैसे पुजारी, मंदिरों के देवालयों के जो पुजारी आते थे, ये सब किस में आते थे। अब कानूनी दस्तावेज की यदि बात करें, वहाँ की जो ये पट्टियाँ पट्टी हैं, मिट्टी की बनी हुई जो पट्टियाँ हैं, उन पट्टियों पर कुछ साक्ष्य मिले हैं, और उन साक्ष्यों के आधार पर हम बात करें तो वो जो लोग थे वो विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों की बात करते थे। यानी विवाह की बात करें हम, इसके अलावा करें उत्तराधिकार, दो चीज़ें हो गई। इसके बाद बात कर लें हम सर्वे सर्वा पद की। तो उस दौरान जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता होता था। परिवार का मुखिया कौन कहलाता था भाई, परिवार के सबसे पहले बात कर लें, परिवार के मुखिया होता था पिता। सर्वे सर्वा पद इसके पास था। विवाह की बात करें उस टाइम की तो विवाह एकल परिवार को विशेष महत्व देते थे। परिवार कैसा था भाई उस दौरान, एकल परिवार। एकल परिवार में कौन शामिल होंगे, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो। एकल परिवार और सामूहिक परिवार में क्या अंतर होता है, एकल परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे, और सामूहिक परिवार में पति पत्नी बच्चे के साथ माता पिता के चाचा चाची, बुआ जी, ये सब ना मिलकर रहते हैं, उनके बच्चे वगैरह सब मिलकर रहते हैं। ऐसी व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, सामूहिक परिवार के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये क्या थे, एकल परिवार पर ज़्यादा विश्वास, यानी अच्छा परिवार किसको मानते थे, एकल परिवार को अच्छा परिवार मानते थे। और जबकि हमारे भारत की यदि परंपराओं की बात करें तो अब धीरे धीरे हम एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। पहले सामूहिक परिवार हुआ करते थे, अब भी धीरे धीरे जो एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, लोग
नौकरी पैसे लग रहे हैं, नौकरी पैसे के कारण घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तो वहाँ एकल परिवार की व्यवस्था हो रही है। अब ये धीरे धीरे एकल परिवार की और लोगों का रुझान बढ़ रहा है। पहले ये जो प्रथा है एकल परिवार की प्रथा विद्यमान नहीं थी। पहले भारत में सामूहिक प्रथा थी, जबकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, जैसे हड़प्पा की सभ्यता में यदि उत्खनन के दौरान हमें स्नानागार मिले हैं, हमें अन्नागार मिले हैं, इसका मतलब ये था कि सामूहिक परिवार था। यानी उस दौरान दोनों समकालीन सभ्यताएं हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों क्या हैं? समकालीन सभ्यता हैं। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो एकल परिवार पर विश्वास करती है, या वहाँ एकल परिवार की व्यवस्था विद्यमान थी, जबकि भारत में कौन सी उस दौरान सामूहिक परिवार की व्यवस्था विद्यमान थी। तो एकल परिवार में क्या होता है भाई? एकल परिवार किसे कहते हैं? एकल परिवार से तात्पर्य क्या हुआ? एकल परिवार से तात्पर्य हुआ पति पत्नी और उसके बच्चे जहाँ रहते हैं उसे हम एकल परिवार कहते हैं। तो एकल परिवार की व्यवस्था होती थी। पिता परिवार का मुखिया हो गया। सबसे पहले यदि बात करें शहरी जीवन की, वहाँ की मेसोपोटामिया की सभ्यता के शहरी जीवन की, तो परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता होता था। परिवार कैसा होता था? एकल परिवार होता था। अब हम बात कर लें उत्तराधिकार, उसके बाद में विवाह, बस यही है शहरी जीवन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराधिकार की। यानी उस दौरान उत्तराधिकार जो था किसको मिलता था? पिता की संपूर्ण संपत्ति उसके पुत्रों को बांट दी जाती थी। उनकी मृत्यु के बाद में उनके पुत्रों को बराबर रूप में बांटी जाती थी। पुत्रियों को इनकी संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। यह था वहाँ की मेसोपोटामिया की सभ्यता में उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब समझ गए? पिता की संपूर्ण संपत्ति को, उनके चाहे 2 बेटे हैं, 1 बेटा है, 5 बेटा है, जितने भी बेटे थे उनमें बराबर बराबर बांटी जाती थी। अब थोड़ी बहुत कम ज़्यादा करने वाला कोई चालाक तो ज़्यादा भी ले सकता था, कोई रह भी जाता था, लेकिन ज़्यादातर जो परिसंपत्तियाँ थी वो किसके अधीन बांटी जाती थी? इसमें बांट दी जाती थी सामूहिक प्रथा में। तो एकल परिवार हुआ, एकल परिवार में विवाह हो गए, ये हो गए आपके उत्तराधिकार। उत्तराधिकार के बाद में हम बात करते हैं उस दौरान विवाह की क्या पद्धति थी। तो देखो, विवाह एक बहुत बड़ा बंधन है, ये जन्म जन्म का साथ है, ये बंधन 7 जन्मों का साथ होता है ये बंधन, और वास्तव में भी होता है। जैसे मान लो किसी की शादी होनी है, लड़के वाले लड़की को देखने गए, वही लड़की, बहुत सारी लड़कियां देखते हैं लेकिन पसंद वही आती है, और लड़के को एक बार देखते ही लड़की पसंद आ जाती है, ये सब होता है। इसका मतलब है क्या? उस दौरान भी ऐसा होता था। अब हम बात कर लो मेसोपोटामिया में विवाह की पद्धति क्या थी। तो देखो, विवाह की यदि बात करें तो विवाह के लिए सबसे पहले लड़की पक्ष वाले, लड़की पक्ष वाले लड़के वाले को देखने जाते थे, लड़के को, और उसके परिवार को देखने जाते थे। वहां यदि बात बनती थी तो उसके बाद में जो लड़के के पक्ष की लड़की को देखने आते थे, ठीक है। अब लड़की को देखने आए और यदि दोनों के रिश्ता पसंद आ गया तो उसको उस दौरान मंगनी कहा जाता था, या शादी, सगाई कहा जाता था, तय हो गई। उसके बाद होती थी शादी। शादी में वही परंपराएं आज की तरह, अग्निवेदिकाएं वगैरह सब होती थी। ये लगभग भारत की संस्कृति से मिलती जुलती संस्कृति थी। सब प्रकार की व्यवस्थाएं उसमें विद्यमान थी। और शादी के दौरान इन्हें आपस में लड़की वालों के द्वारा इस लड़के के पक्ष को उपहार दिए जाते थे, और लड़के वाले लड़कियों के लिए कुछ पोशाक वगैरह, जैसे ड्रेस वगैरह, कुछ गहने वगैरह ये लेकर आते थे। और शादी संपन्न होने के बाद इन्हें आपस में साथ बैठकर खाना खिलाया जाता था। खाना खाने के बाद में लड़की की विदाई होती थी। उस टाइम ये प्रथा वहीं थी। सास को भी कुछ दान दक्षिणा उनके द्वारा दी जाती थी। लड़की की सास को भी दान दक्षिणा दी जाती थी। लड़की की शादी होकर वो अपने ससुराल चली जाती थी और ससुराल में अपना जीवन यापन आराम से करती थी। जब भी कोई काम होता था तो आवागमन रहता था, आपसी रिश्तेदारियां निभाते थे। और पिता की मृत्यु के बाद इनमें किसी प्रकार की संपत्ति का इनके पास में कोई लेना देना नहीं था। पिता की संपूर्ण संपत्ति उनको बेटों को दी जाती थी। इनके लड़कियां जो थी, इनको किसी प्रकार की कोई संपत्ति है वो नहीं दी जाती थी। वधू को ये उपहार वगैरह ये था, ऐसा शासन का स्वरूप विद्यमान था। दूसरे शब्दों में एक बार दोबारा देख लो शहरी जीवन में
पूरी की कहानी को शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं, शहरी जीवन की प्रक्रिया को। तो सबसे पहले बात करें शहरी जीवन होता क्या था, शहरों की स्थितियों के बारे में। शहर में लोग कैसे रहते थे, तो शहर में रहने का जो तरीका था, उनका तौर तरीका कैसा था। तौर तरीकों की यदि बात करें तो तौर तरीकों में सर्वे सर्वा पिता होता था। पिता के बाद में एकल परिवार की व्यवस्था विद्यमान थी। एकल परिवार के साथ में उत्तराधिकार में संपत्ति किसको दी जाती थी, पुत्रों को दी जाती थी। और विवाह की प्रक्रिया की बात करें तो आज की तरह ही विवाह होते थे। दान दक्षिणा वगैरह सब आज के टाइम में जैसे दहेज दिया जाता है, उस समय भी दहेज दिया जाता था। कम ज़्यादा हो सकता है, उस दौरान पैसे कम थे तो कम दिया जाता था, आज पैसे ज़्यादा हैं तो ज़्यादा दिया जाता था। अब हम बात करते हैं उस दौरान का नगर नियोजन कैसा था। शासन के बाद की बात करें, शहरों की बात करें हम, तो नगर नियोजन कैसा था, नगरों की स्थिति कैसी थी। कहते कि से भाई नगर नियोजन का मतलब व्यवस्थित रूप से बसा हुआ शहर था कि नहीं था। तो मेसोपोटामिया के जो शहर थे, उरुक, बेबीलोन जो दक्षिणी इलाके के थे, और मारी प्रदेश उत्तरी इलाके का जहां स्टेपी घास के मैदान पाए जाते थे, ये क्या था, ऊपरी जो इलाका था वो तो पठारी भाग था, और जो निचली भाग था वो रेगिस्तान का भाग था। रेगिस्तानी भाग का जो नियोजन कार्य था वो सुव्यवस्थित तरीके से नहीं था। जैसे राजस्थान की, ये भारत की उस दौरान बात करें तो भारत की जो सड़कें, मुख्य जो सड़कें थी वो किस पर काटती थी भाई, समकोण पर काटती थी। भारत की जो सड़कें थी किस पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। जबकि यहां का मेसोपोटामिया का जो नगर नियोजन था वो तंग गलियां थी, और तंग गलियां भी कैसी थी, ऐसी तिरछी गलियां थी, ऐसे छोटी गलियां ऐसे ऐसे होकर घूमती हुई तिरछी गलियां थी। इसका मतलब यह हुआ कि इसका नगर नियोजन है वो व्यवस्थित नहीं था, तिरछी गलियां थी। इन गलियों में यह हो सकता है कि यहां गाड़ियां जाती थी। हमें जो मिले साक्ष्य हैं, इन साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां गाड़ियां, छोटी गाड़ियां जो थी, पशु से चलने वाली जो गाड़ियां थी वो चलती थी। अनाज वगैरह है, अनाज के अलावा जो लकड़ी के गट्ठर जो आग जलाने के लिए लाते थे, ये उस दौरान गधों पर लाते थे। ये किस पर लाते थे भाई, गधों पर लाते थे। मिट्टी, इसके अलावा कोई मिट्टी लानी, ये करना, उत्पादन जो था इनका, उपज जो थी वो गाड़ियों में लाते थे। और लकड़ी वगैरह जो रोज की दिन प्रत्येक दिन की क्रिया थी वो किस पर लाते थे, इस पर लाते थे। अब देखो, एक तो ये नगर नियोजन है और एक ये नगर नियोजन है। ये तो भारत का है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन है, और ये है मेसोपोटामिया का नगर नियोजन है। यहां मान लो बसे हुए हैं, मकान बने हुए हैं, यहां जैसे मकान बने हुए हैं, और एक यहां मकान बने हुए हैं। इसमें यहां और सड़क थी, और ये मुख्य सड़क पर इनका गेट न खुलकर इनका कहां खुलता था भाई, अंदर की जो छोटी सड़क थी उस सड़क पर इनका गेट खुलता था, भारत की बात करें तो। और इनकी जो गेट था वो सीधा किस में खुलता था, इस सड़क यानी इस गलियों में इनके गेट खुलते थे, और सकड़ी तंग गलियां थी। अब हम बात करते हैं इसके मकान की बनावट की बात कर लें तो देखो, यहां तो पक्की नालियां बनी हुई है। मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो पक्की नालियां बनी हुई थी, जबकि यहां कैसी नालियां हैं, कच्ची नालियां। यहां कैसी नालियां भाई, कच्ची नालियां। इसके अलावा कच्ची नालियां नहीं है, यहां जो मकान का जो पानी था वो बाहर नहीं बल्कि एक हौज बनाया जाता था बीच में। हौज किसे कहते हैं, जमीन, ये मकान जितना एक गहरा गड्ढा जिसमें पानी एकत्रित होता हो या मल एकत्रित होता हो, ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे, तो जमीन मतलब इसके बीच में हौज बनता था। और हौज जब बरसात, भारी बरसात होती तो समस्त घर का जो पानी था उस हौज में डालता था, और हौज में फिर रम जाता था, बंद रखते थे उस हौज को। बाहर इसलिए नहीं भेजते थे, पहला काम तो गलियां तंग थी और बाहर यदि पानी चला जाएगा तो कीचड़ हो जाते थे। फिर भी यहाँ के लोग समझते नहीं थे, यहाँ के लोग अपना कचरा जो था वो कहाँ डालते थे भाई, कचरा है वो बाहर, कोई भी है वो कचरा तो बाहर डालना है, घर के बाहर डालते थे कचरा, जिसके कारण जो गलियां थी वो क्या उठ गई, कचरा डर के ऊपर हो गई। और जैसे ऊपर होगी तो इनके घर की जो, घर का नीचे का जो आंगन जो था, उनकी थली जो थी, मुख्य दरवाजे का जो गेट जो था वो क्या हो गया, नीचे हो गया। अब बाहर का कीचड़ किस में आएगा, अंदर आएगा। इसलिए लोग जो क्या करते थे, अपनी थली को और ऊंचा लेते थे, उससे जैसे और कचरा हो जाता तो और ऊंचा। ऐसे मकान आज के टाइम में भी ऐसा होता है,
मकानों का जो स्वरूप है धीरे धीरे क्या होता है, होज ये कचरा वगैरह है, ज़मीन बढ़ने का जो आकार है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इनका आकार धीरे धीरे कम होता है। ऐसा मतलब ये व्यवस्थित तरीके से या सुव्यवस्थित तरीके से इनमें नगर नियोजन मेसोपोटामिया की सभ्यता में नहीं था, क्योंकि पानी निकालने की व्यवस्था नहीं थी, अच्छी सड़कें नहीं थी। इसके बाद यदि बात करें तो कच्ची नालियाँ बनी हुई थी, होज घर का जो पानी था वो घर के अंदर रखा जाता था, यदि बाहर आता तो कीचड़ होता था। और ऐसा मानते थे ये कि घर की यदि दीवार या घर की जो थड़ी है जितनी ज़्यादा ऊंची होगी वो समृद्धशाली प्रतीक होगी, यानी पैसे लेकर आएगी। पैसे कहाँ आएंगे, घर की थड़ी यदि ऊंची है तो वापस नहीं निकलेंगे, पैसे आएंगे। दूसरी बात, ये इनका ऐसा मानना था कि घर का जो मुख्य दरवाजा है वो बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए, नहीं तो पत्नी परेशान करेगी। घर का दरवाजा है वो किसकी तरफ खुलना चाहिए, धक्का देने के बाद में अंदर। ऐसा इनकी मेसोपोटामिया की सभ्यता का ऐसा मानना है कि घर का जो दरवाजा है वो दरवाजा किसकी तरफ खुलना चाहिए, घर के अंदर की तरफ खुलना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। इसके अलावा पानी निकास की व्यवस्था को भी वो पूरी तरह से पानी में होज वगैरह बना लेते थे। या तो इन्होंने ऐसा मान्यता हो गई, ये होज वगैरह की बात कर लें तो आज के टाइम में हम जैसे टांका बनाते हैं कि पानी है उसको, बरसात के पानी को एकत्र कर ले रखकर पेयजल के रूप में, ऐसा किया होगा इन्होंने। और बाद में ये होज देखने को मिली होगी, बाहर कीचड़ वगैरह नहीं था, क्योंकि इनकी जो पट्टिका थी, इनकी जो पट्टियाँ थी, उन पट्टियों पर ऐसा लिखा हुआ साक्ष्य हमें मिले हैं। ये था नगर नियोजन। और नगर नियोजन में कैसे बने हुए थे, तो इनका जो नगर नियोजन था वो सुव्यवस्थित तरीके से नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की जितना समृद्धशाली नहीं था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हर चीज़ व्यवस्थित थी। सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, सड़कों के बाद में छोटी सड़कें हुआ करती थी, मुख्य दरवाज़ा है वो सड़कों के छोटी सड़कों के पास खुलता था, छोटी नालियाँ हुआ करती थी, छोटी नालियाँ बड़ी नालियों से जुड़ती थी और बड़ी नालियाँ शहर से बाहर पानी को भेज देती थी। जबकि यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ तो कीचड़ वगैरह है वो, ये बाहर जब आदमी चलते थे तो भी कीचड़ लगता था उनको, ऐसा प्रतीत होता था। ये था भारत का इसका शहरी जीवन। बाकी कल पढ़ें।